अगर तो वो तरमीम जो इस वक्त इलेक्शंस एक्ट में की गई है वो ओरिजिनल फॉर्म में होती तो मुझे बहुत कंसर्न होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी दबाव पार्लियामेंट के अंदर पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी तरमीम को काफ़ी डाइल्यूट कर लिया है। अब इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो जो एम्पावर किया गया है केयर टेकर गवर्नमेंट को, वो दो तीन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए किया गया है कि जब उन लॉज के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी बड़े फैसले की ज़रूरत पेश आए तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट वो कर सके। तो ये मेरा तो पहले तो ख्याल ये है कि 90 दिन के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन शायद ही पैदा हो जिसके अंदर उन्हें ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ जाए। लेकिन अगर लेना पड़ भी जाए तो भी इसकी गुंजाइश तो पहले वाले कानून के अंदर भी मौजूद थी। अर्जेंसी की सिचुएशन के बारे में उसके अंदर जिक्र था, तो इसलिए वो मुझे इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। दूसरा जो कंसर्न था, और वो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी रिजॉल्व कर दिया है, वो ये कि सियासी पार्टियों के एक्टिव लोग वो केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उनमें से इस हद तक बात बढ़ गई थी कि उनमें से एक मिनिस्टर साहब बाकायदा एक पब्लिक रैली के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के गए, उन्होंने वहाँ एड्रेस किया। फिर इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि इनको निकाला जाए, उनको रिज़ाइन कराया गया। और अभी उन्होंने एक और ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि बाकी कैबिनेट के अंदर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है तो उनको कहा जाए कि वो उसको वहाँ से रिज़ाइन करें, खा वो मिनिस्टर हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, एडवाइज़र्स हैं। अहमद साहब, पाकिस्तान का जो इंतखाबी अमल है, उसकी जो तारीख रही है, उसकी फ्री और फेयर होने पर सवालात हमेशा उठाए गए। आपको कितना यकीन है कि इस माहौल में जहाँ पे अवाम को भी निगरां हुकूमत पर हमेशा शक व शुबहात ही रहते हैं, जो भी जिस पार्टी से ताल्लुक़ हो, कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है कामयाब हो पाएगी शफ़ाफ़ इंतखाबात कराने में जो आएगी? देखिए, हकीकत ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल इस पूरे इलेक्शन करवाने के अमल में बहुत ही कम है। सिवाय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के वो कुछ भी अपने तौर पे नहीं कर सकते। इवन ये कि वो किसी अफसर का तबादला भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि वो सामने नजर आते हैं, फेस पे वो होते हैं, तो आम तासुर यही होता है कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट ने किया है, तो इल्ज़ाम भी उन पर काफ़ी लगते हैं। लेकिन 2017 के बाद जब ये लॉ बना था, उसमें तो आप गौर करें तो उसमें इतनी पाबंदियां हैं केयरटेकर गवर्नमेंट पे कि उसके पास करने को सिवाय रूटीन किस्म की चीज़ों के और कुछ भी नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम इलेक्शन को फेयर और फ्री बनाने के ज़िम्मन में किसी पे लगना चाहिए और लगता भी है, तो या तो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उससे भी बढ़ के इस मुल्क की जो पावरफुल इदारे हैं उनके बारे में होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें मुमकिन बना सकते हैं। और वो इलेक्शन डे पे नहीं होता, मोस्टली वो चीज़ें इलेक्शन से बहुत पहले प्लान हो जाती हैं, उनके ऊपर अमल भी हो जाता है। और कोई रही सही कसर होती भी है तो वो इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल रिगिंग के ज़िम्मन में हो जाती है। अमेरिका में जो सियासतदान हैं, वो भी पिछले कुछ अरसे से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, और एक ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर शफ़ाफ़ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए यूएन को एज़ अ ऑब्ज़र्वर कहा जाए कि वो पाकिस्तान के इलेक्शंस ऑब्ज़र्व करें। आप इससे कितने मुत्तफ़िक हैं? आप समझते हैं कि ये इस प्रोसेस से यूएन अगर ऑब्ज़र्व करे पाकिस्तान के इलेक्शंस, तो कोई उम्मीद बंधेगी कि इंतखाबात में धांधली ना हो? देखिए, माजी में भी यहाँ पे फॉरेन ऑब्जर्वर्स आके इंतखाबात को ऑब्जर्व करते रहे हैं। सबसे बड़ा मिशन तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आता था, जो कई सौ अफराद पे मुश्तमिल होता था, और वो गालबन 4 महीने या 6 महीने के करीब उनका यहाँ स्टे होता था। और वो बहुत बारीक बीनी से इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को और इलेक्शन के अमल को देखते थे, और उसके नतीजे में फिर एक रिपोर्ट भी बनाते थे। 2002 का मुझे याद है कि इंतखाबात में
उनकी जो रिपोर्ट थी ये बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी, क्योंकि हुकूमत ने उस पर बहुत एतराज़ किया था, लेकिन वो बहुत सही रिपोर्ट थी और बहुत मेरे ख्याल में जुर्रतमंदाना रिपोर्ट थी। तो इसी तरह उन्होंने बाद में 2008 और 2013 के इंतखाबात और 2018 के इंतखाबात के बारे में भी अपनी रिपोर्टें शाया की हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ना आते हों। तो यूएन की मुझे नहीं पता किस हद तक वो उनके यहाँ एक्सपर्टीज़ है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन आ रही है और हमारे यहाँ एक रिवायत है कि हम ऐसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने देते हैं और वो आज़ादी से काम करते हैं, तो वो जो भी ऑब्जर्वर्स आए, खा वो यूएन भी अगर ऑब्जर्वर्स में से एक ऑब्जर्वर वो भी हों और वो भी आए और वो भी देखें, तो कोई मजाका नहीं है इसमें। लेकिन जब पहले ही मीडिया पे कदगने हों और सहाफ़ी जो हैं वो मिसिंग हों और बहुत सारे मीडिया ओनर्स और एंकर्स या रिपोर्टर्स शिकायत कर रहे हों कि उनको जो है वही सच बोलने की, कुछ केसेस में उनका इल्ज़ाम है कि वही सच बोलने की इजाज़त दी जा रही है जो स्टेट का सच है। तो आपको लगता है कि ये माहौल पहले से ही डाउट्स पैदा नहीं करता? यकीनन ये डाउट पैदा करता है, और हमने ये देखा था 2018 के इंतखाबात से पहले भी, एक साल पहले जो माहौल बनना शुरू हुआ था, बिलाखिर उसने 2018 के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस किया था। और इसी तरह माजी में भी कुछ इंतखाबात का मैं जिक्र कर सकता हूँ, 1988 के इलेक्शन का, 1990 के इलेक्शन का, जहाँ पहले से माहौल बनाया जाता है अपने ख़ास किस्म के कुछ मकासद के लिए। तो इस वक्त भी ये बात कही जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट उस वक्त होगा जब इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड होगा पूरी तरह से कि वो मीडिया के बारे में भी शिकायत का जायज़ा ले सके। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अगर देखा जाए इंडिया या बांग्लादेश उन ममालिक में केयर टेकर हुकूमतों का निज़ाम नहीं है अब, तो पाकिस्तान को इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है? मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात का बहुत हामी हूँ कि अब हमें केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। निज़ाम को छोड़ के हम वही निज़ाम अपनाएं जो दुनिया के नॉर्मल मुल्कों में है, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं और हुकूमत की पावर्स इंतहाई कम हो जाती हैं, लेकिन वही इलेक्टेड गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। तो मेरे ख्याल में यह निज़ाम हमारे लिए भी बेहतर है।